हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रेजोनेंस। क्या होता है रेजोनेंस? देखिए, ऐसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है। रेजोनेंस क्या है, एक एक लाइन समझिएगा। रेजोनेंस का रेजोनेंस एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है। याद करते चलिए, रेजोनेंस इज इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस। रेजोनेंस एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब जो मॉलिक्यूल के अंदर ही घटता है, मॉलिक्यूल के बाहर नहीं। मॉलिक्यूल के अंदर घटने वाला घटना को क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस बोलते हैं। पहली बात याद रखना है। दूसरी बात कि इसमें ना पाई बॉन्ड का जगह बदलता है। जब रेजोनेंस होगा तो पाई बॉन्ड का जगह क्या होगा? चेंज होगा, एक जगह से दूसरे जगह। और पाई बॉन्ड हो या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जिसको कि आप लोन पेयर कहते हैं, माइनस चार्ज होता है ना, या फिर जो लोन पेयर होता है वो उसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। वो भी घूमता है, उसको वो भी एक तरह से पाई इलेक्ट्रॉन है। जो बॉन्ड नहीं बना रखा है वो क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन से। तो पाई बॉन्ड चाहे लोन पेयर, ये जो होता है आपस में एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहता है विदाउट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एन एटम। बिना एटम का। ऐसा नहीं कि लोन पेयर जा रहा है तो एटम भी उसके साथ साथ जा रहा है, ऐसा नहीं है। एटम जहाँ है वहीं है। एटम को अपने जगह से नहीं मूव करना है। एटम जहाँ है वहाँ अपना स्टेबल है। बस इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लोन पेयर्स हैं, जो नेगेटिव चार्ज हैं, जो पॉजिटिव चार्ज, ये एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे होते हैं। डिलोकलाइज्ड कह सकते हैं आप इसको किए हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्या है? डिलोकलाइज्ड है। चलिए, अब इस पोजीशन पाई इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन को चेंज करने के वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनता है। जब आप पाई बॉन्ड का पोजीशन बदलिएगा तो डिफरेंट क्या बनेगा? स्ट्रक्चर्स बनता है। उस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का नाम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या हम उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो होता है वो काल्पनिक है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। दे आर इमेजिनरी, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल। द रियल स्ट्रक्चर्स आर दो। अब तो रियल स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर कैनोनिकल स्ट्रक्चर इमेजिनरी है तो फिर रियल स्ट्रक्चर क्या है? तो रियल स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो जितने भी कैनोनिकल चाहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उन सारे स्ट्रक्चर के योगदान से जो मॉलिक्यूल तैयार होता है, उस मॉलिक्यूल को हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से जो एक मॉलिक्यूल प्रिपेयर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब एक रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसी से मिलकर के ये बना हुआ होता है। रेजोनेंस जो होता है वो स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। रेजोनेंस इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे जैसे, चूंकि होता क्या है ना, पाई बॉन्ड चलता है, मूव करता है। आप खुद जानिए कि जब कोई चीज़ चलता है तो उसका एनर्जी लॉस होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में जब एनर्जी कम होगा तो उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगा। ये एनर्जी और स्टेबिलिटी का कहानी है कि किसी सिस्टम में जब एनर्जी ज़्यादा होता है तो वो अनस्टेबल होता है, लेकिन जब किसी सिस्टम के अंदर कम एनर्जी होता है ना तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जब स्कूल के समय जाते समय बच्चा बहुत फ्रेश होता है, वो काफ़ी एनर्जेटिक होता है, एक्टिव रहता है। लेकिन जब एट द एंड ऑफ स्कूल, जैसे जब खत्म होता है लास्ट में, वो पूरा थका हुआ होता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कम हो जाता है और वो एकदम स्टेबल फील करेगा, एकदम शांत रहेगा। वही बात है, एनर्जी जब ज़्यादा होगा तो उसके अंदर स्टेबिलिटी कम होता है, और जब एनर्जी कम होता है तो उसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। इन द सेम वे हियर, यहाँ भी हम कह सकते हैं कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी ज़्यादा होता है तो उसका स्टेबिलिटी क्या होता है? कम होता है। लेकिन जब किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाए किसी भी तरीके से, अब जैसे यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस में कैसे एनर्जी कम होगा? रेजोनेंस में एनर्जी कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो जब एक जगह से दूसरे जगह पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो स्टेबिलिटी तो आएगा ही ना, उसका एनर्जी खत्म होने लगता है। कोई भी चीज़ रन करता है तो उसका एनर्जी लॉस होता है। तो पाई यहाँ चलता है तो एनर्जी उसका भी लॉस होता है, इसलिए उसका एनर्जी कम होता है, तो इसलिए उसके अंदर स्टेबिलिटी क्या होता है? ज़्यादा आने लगता है। देखिए ये चीज़ है। उसके बाद है, अब ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो भी रेजोनेंस में, तो रेजोनेंस में जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर डेवलप होगा वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर से होगा। तो अभी तो हम लोग नहीं जानते हैं कि किसी रेजोनेंस का कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करते हैं। We have no idea how to draw canonical structure or resonating structure in any resonance in any molecule.
तो क्या करते हैं ना कि अभी फ़िलहाल हम लोग मॉलिक्यूल का एक लिखा हुआ कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी से रेजोनेंस हाइब्रिड निकालने का कोशिश करते हैं। ऐसे लास्ट में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर कि हाउ टू ड्रॉ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो जानेंगे कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, कहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, किस में होना चाहिए, किस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही देखेंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर जब आता है तो फिर कैसे कैसे उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर डेवलप कराते हैं। देखिए, एक मॉलिक्यूल ये है, ध्यान तो दिए ही होंगे, ये है मॉलिक्यूल और ये रहा उसका सेकेंड कैनोनिकल स्ट्रक्चर और ये रहा इसका थर्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर और 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के बीच में डबल हेडेड एरो देते हैं। एक एरो होता है जो सिंगल वाला होता है, एक होता है जो डबल वाला होता है। इस एरो का मतलब कि आप फॉरवर्ड जा सकते हैं तो फिर बैकवर्ड भी जा सकते हैं और ऐसे केस में हम लोग इस तरह का एरो का इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टूड। अब चलिए, अब क्या है, तो अभी दिक्कत ये है कि हम लोग नहीं जानते हैं कैसे ड्रॉ करना है, तो उस पर तो दिमाग लगाना ही नहीं है जो नहीं जानते हैं। जब सिखाया जाएगा तो दिमाग लगेगा। देखिए, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे होता है, यहाँ ये आ जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है। देखिए, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग ड्रॉ करेंगे, हम लोग देखते हैं कि पाई कहाँ से कहाँ तक मूव किया है, वहाँ डॉटेड लाइन वहाँ पर डेवलप कराएंगे। जैसे कि देखिए, पाई यहाँ था, यहाँ भी था, अब बीच में क्या था, नहीं था। लेकिन जब दोनों मॉलिक्यूल को मिलाइए तो इसमें यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें यहाँ और यहाँ नहीं है, तो और बीच में है, तो दोनों को मिलाइएगा तो एक तरह से ऐसा स्ट्रक्चर आएगा पूरा मॉलिक्यूल में। जहाँ जहाँ था यहाँ से ऐसे डॉटेड करके और यहाँ तक कर देंगे, ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब क्या कि उसका पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चल रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चल रहा है। और ये चीज़ और ज़्यादा समझ में आने लगेगा जब आप लोग ये सीख जाइएगा कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा कोई नियम नहीं है, लेकिन वहाँ एक प्रैक्टिस करने का ज़रूरत होगा आप लोग को। अब जैसे ये देखिए, मान लीजिए इसका हम दिखाते हैं और अच्छा क्वेश्चन करेंगे जब हम ड्रॉ कर लेंगे। O माइनस यहाँ पर ड्रॉ करना सिखा देंगे। उसके बाद ये दोनों क्या है, 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पर देखिए, और दोनों एक दूसरे का कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। आप देखिएगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर में एटम्स अपने जगह से नहीं हिलते हैं, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन जो जहाँ है वहीं पर है। तो क्या चल रहा है, चल रहा है कि यहाँ का माइनस यहाँ गया है और यहाँ का पाई बॉन्ड यहाँ गया है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। अगर दोनों का कंट्रीब्यूशन अगर करा दें तो यहाँ पर एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर डेवलप होता है इस तरह से, और ये यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन हम लोग शो कराते हैं। उसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ माइनस हाफ यहाँ और माइनस हाफ यहाँ। देखिए, माइनस हाफ ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन आधा समय इस ऑक्सीजन के पास बिताएगा और आधा समय इस ऑक्सीजन के पास बिताएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्या दर्शाते हैं, माइनस हाफ और माइनस हाफ दिखाते हैं। अब जैसा अभी हम बोले थे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एनर्जी जितना ज़्यादा होता है उसका स्टेबिलिटी उतना ही कम होता है। एक बच्चा जिसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत खेलता कूदता है, उसका स्टेबिलिटी कम होता है। लेकिन जब बच्चा के पास एनर्जी कम होता है तब फिर वो एकदम शांत बैठता है, उसके पास मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाता है। अब ध्यान दीजिए, इस वक्त ये एक पोटेंशियल एनर्जी स्केल है, 3 मॉलिक्यूल सजाया हुआ है। कैसे, ये 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये 2 पाई बॉन्ड है, नो रेजोनेंस। और हम बता रहे हैं अभी, ठीक है, अभी तो आप लोग जानते नहीं, अभी हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं आपको कि नहीं होता है, और इसमें हम बता रहे हैं कि होता है रेजोनेंस। सॉरी, रेजोनेंस अकर्स, ये लिख सकते हैं, रेजोनेंस नेवर अकर्स। इसमें तो पाई ही नहीं है, रेजोनेंस नेवर अकर्स। चलिए थोड़ा समझिए, मेन समझना है यहाँ पर रेजोनेंस को हम लोग को। तो इसमें 2 पाई है, आप खुद सोचिए, जहाँ जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा एनर्जी उसमें होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड है ही नहीं। अब यहाँ दोनों पाई बॉन्ड है तो दोनों का एनर्जी एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पर। अब मान लो 6 बॉन्ड होगा तो 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड है तो 8 बॉन्ड हो गया, उसमें उतना ज़्यादा एनर्जी आएगा। और यहाँ पर तो कम है ना, 6 बॉन्ड है,
इसमें भी 8 बॉन्ड है। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ का पाई चल रहा है, नहीं चल रहा है, सॉरी, यहाँ का पाई चल नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा कंडीशन यहाँ पर नहीं है। और दिमाग में आ रहा हो कि भाई क्या कंडीशन है ये, कंडीशन पर हम बात करेंगे बाद में। अभी बस जो बता रहे हैं उस पर थोड़ा फोकस कीजिए कि पाई इस तरह से नहीं चल पाएगा। यहाँ पर देखिए मोटा मोटी आप समझ लीजिए, जहाँ पर अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है ना, वहाँ रेजोनेंस होता है, उसको कंजुगेटेड वाले में रेजोनेंस होता है। ठीक है, यहाँ कंजुगेटेड है, इसमें रेजोनेंस होगा। यहाँ कंजुगेटेड नहीं, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें तो पाई ही नहीं है, तो इसका एनर्जी सबसे कम हो गया, इसका एनर्जी सबसे कम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो गया, तो ये हो जाएगा मोर स्टेबल। ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल, ऐसा। और यहाँ देखिए इस दोनों मॉलिक्यूल में 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि इसका पाई चलता है, इसका पाई नहीं चलता है। अब जब इसका पाई नहीं चलता है तो इसका एनर्जी एकदम बरकरार रहेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके पास रहेगा। लेकिन इसमें रेजोनेंस चल रहा है, पाई चल रहा है, तो इसका एनर्जी क्या हो गया? डाउन हो गया। तो एनर्जी जब कमेगा तो देखिए जब पाई इलेक्ट्रॉन चलता है तो पाई इलेक्ट्रॉन चलने पर मॉलिक्यूल से एनर्जी बाहर निकलता है, तो वो जो एनर्जी बाहर निकलता है उस रेजोनेंस के दौरान जो एनर्जी बाहर निकलता है उसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। अब इसमें रेजोनेंस एनर्जी आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन चलेगा। हम बता रहे हैं कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन चलता है क्योंकि ये कंजुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल डबल है, तो ये चलेगा। और जब चलेगा तो इसका एनर्जी बाहर निकलेगा, इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन ये तो नहीं चलेगा ना, ये जहाँ है वहीं रहेगा, तो इसका एनर्जी भी खत्म नहीं होगा, तो इसका एनर्जी क्या रहेगा? हाई रहेगा। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी स्केल पर ये क्या है? सबसे ज़्यादा एनर्जी है, इसके पास है मैक्सिमम एनर्जी। और चूंकि इसके पास मैक्सिमम एनर्जी है तो ये क्या हो जाएगा? लीस्ट स्टेबल। और यहाँ पर है मोर स्टेबल, मतलब इसके पास है मिनिमम एनर्जी। तो अगर इस मॉलिक्यूल को 1, 2 और 3 से हम अगर नाम दें तो देखिए तो क्या ऑर्डर होगा यहाँ पर? अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी तो थर्ड का सबसे ज़्यादा होगा, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। लेकिन जैसे ही हम एनर्जी ऑर्डर लिखेंगे तो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके पास होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में उल्टा रिलेशन होता है, याद रखिएगा। ऑर्गेनिक जब आप पढ़ रहे हैं तो एनर्जी और स्टेबिलिटी में कैसा रिलेशन है? उल्टा रिलेशन है। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या करते हैं? सिर्फ ये दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ गया, जहाँ से जहाँ तक चला सबको देखते हैं, वहाँ वहाँ डॉटेड कर देते हैं, तो वो हो जाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अभी तक तो यही बताया, हम ज़्यादा कुछ बताया नहीं। उसके बाद हम एनर्जी और स्टेबिलिटी पर बहस किए कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल यहाँ दिखा करके, ये तो कंपेरेबल नहीं है। देखिए होता क्या है, रेजोनेंस में कंपैरिजन तभी होता है जब पाई बॉन्ड सेम हो। अब जैसे ये दोनों कंपेरेबल है क्योंकि 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है। अगर यही कोई ऐसा सिस्टम हम ले लेते हैं जिसमें 3 पाई बॉन्ड होता तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, फिर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं। आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन सेम होगा, नहीं अगर वो आता है तो फिर उसके लिए कोई और थ्योरी फिर पढ़ना होगा, फिर और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है फिर। लेकिन अभी आप जान लीजिए कंपैरिजन होने के लिए दोनों में बराबरी होना चाहिए, 2 पाई इसमें तो 2 पाई इसमें। इसका कर लिए और बता भी दिए कि चूंकि इसमें पाई नहीं, इसका एनर्जी सबसे कम हो जाएगा। तो आगे बढ़ें, क्या है टॉपिक? याद रखना है आपको कि रेजोनेंस एनर्जी का जो फॉर्मूला, आप अभी आप थ्योरी में बहुत सारा पॉइंट देख लिए धीरे धीरे। क्या क्या? हाइब्रिड स्ट्रक्चर का एनर्जी कम होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर का एनर्जी ज़्यादा होता है और स्टेबिलिटी क्या होता है? कम होता है। अलग अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का अलग अलग एनर्जी होता है, अलग अलग स्टेबिलिटी होता है। इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इक्विवेलेंट का मतलब कि आप जब इलेक्ट्रॉन चलाएंगे तो फिर से वापस वही मॉलिक्यूल मिल जाता है आपको, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मतलब दोनों स्ट्रक्चर वाइज सेम है तो उसका एनर्जी सेम होगा, पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा, उसका स्टेबिलिटी सेम होगा। तो हम इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की बात नहीं कर रहे हैं, नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं कि अगर दोनों सब अलग अलग है, कोई इक्विवेलेंट नहीं है, तो सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का जो एनर्जी होगा वो अलग होगा, स्टेबिलिटी होगा वो अलग होगा। ठीक है, अब रेजोनेंस एनर्जी क्या डिफाइन करता है? एक बड़ा ही स्टैंडर्ड फॉर्म है
कि एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड डिवाइडेड बाई 2। और हम यहां से बहुत चीज लिख सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब इसको कैसे समझे? ऐसे समझिए, इसमें तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, इसमें तीनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसमें हो रहा है रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। तो बड़ा कॉमन सा बात है कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इट हैज रेजोनेंस एनर्जी, इट हैज रेजोनेंस हुआ तो कौन सा एनर्जी होगा? रेजोनेंस एनर्जी। इसमें रेजोनेंस नहीं हुआ, नो रेजोनेंस एनर्जी, नो रेजोनेंस एनर्जी। हाई पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास क्या हो जाएगा? हाई पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और इसके पास क्या हो जाएगा? लो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, लो पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा? इसका रेजोनेंस एनर्जी है, इसमें नहीं है, तो क्या था कि रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कौन स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो जो भी बताएं रेजोनेंस पर एक बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया था। रेजोनेंस के बारे में इतना ख्याल आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो हम अगला लेक्चर लेकर के आएंगे आपके लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि कंडीशन फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस का क्या कंडीशन है और रेजोनेंस ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, और उसमें हम पूरा फुल प्रयास करेंगे कि आप लोग को रेजोनेंस लिखना सिखा दे। वो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपको रेजोनेंस ड्रॉ करने का एक पूरा तरीका बता दिया जाएगा। कंडीशन फॉर रेजोनेंस, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।